नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। पर्वतवाणी लाइव के आज विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ विशेष मेहमान भी हैं। विशेष मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि लंबे समय से हम भाजपा प्रवक्ताओं से निवेदन करते हैं, लेकिन वो कम ही समय दे पाते हैं, हो सकता है कहीं व्यस्त हो। लेकिन आज हमें भाजपा के प्रवक्ता के रूप में रविंद्र जुगरान जी मिले। तो सबसे पहले जुगरान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप कम से कम हमारे स्टूडियो में आए तो सही। नहीं, हम हमेशा आपकी कॉल का, आपके निमंत्रण का इंतज़ार करते रहेंगे। जब भी आप बुलाएंगे, आप उत्तराखंड के लिए तो काम कर रहे हैं, हम भी उत्तराखंड के लिए, तो हमेशा आपके निमंत्रण का सम्मान करेंगे। सबसे पहले 2022 का विधानसभा का चुनाव अभी 2 दिन पूर्व भी निपटा है। क्या लग रहा है, प्रचंड बहुमत पाएंगे या कुछ अभी उसमें सस्पेंस है? मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकार पूर्ण बहुमत के आधार पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उसके पीछे कारण है, आप 3 दशक से देखिए भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के प्रति उदार, संवेदनशील हृदय, नीति, भावना 3 दशकों से लगातार चल रही है। अटल जी ने हमारे आंदोलन का, शहादत का, संघर्ष का सम्मान किया, ये राज्य बनाया, और अटल जी ने ही इसकी नींव डालनी शुरू कर दी थी। अपनी एनडीए की सरकार में हमको तरह तरह की सौगातें देकर, और मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी इस काम को बखूबी कर रहे हैं। और उत्तराखंड और उत्तराखंडियों का जो उत्तराखंडियत की बात है, जो ये बहुत शब्द आजकल प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, उत्तराखंडियत, हमारी उत्तराखंडियत इन मोदी जी के यानी भारतीय जनता पार्टी के इस वाले शासनकाल में देश और दुनिया में गौरवान्वित हुई है। इसलिए मतदाता हमारे प्रति झुकाव रखता है। लेकिन मोदी जी के रहमा करम पे कब तक पलेगी भाजपा उत्तराखंड? प्रचंड बहुमत मिला है, डबल इंजन मिला है। अपने काम के आधार पे एक भी विधायक वोट मांगता हुआ नहीं दिखा है हमें, मोदी जी के नाम पे है। देखिए, निश्चित रूप में उनका तो आशीर्वाद है ही, लेकिन डबल इंजन की सरकार में जो भी डबल काम हुए हैं, वो दोनों का समन्वय है। प्रपोजल, प्लान स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बना के चिट्ठी, पत्री, फाइल, पत्रावली भेजती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट पीछे लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट के कि भाई हमारा अभी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं कर रहे हो? तो वहाँ भारत सरकार का आशीर्वाद, और माननीय नरेंद्र मोदी हों, भाई अमित शाह जी हों, या और भी बड़े लीडर्स हैं, उनका हमको आशीर्वाद उत्तराखंड को मिलता रहा। तो डबल इंजन में ये कैसे संभव हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई प्रपोजल ही ना भेजे और प्लान ही ना करे, उनसे कोई डिमांड ही ना रखे, उनको सेटिस्फाई ना करे, तो सेंटर कोई अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर देगा। तो ये समन्वय जो है, ये कोऑर्डिनेशन, और विशेषकर देखिए, एक बात तो उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को स्वीकार करते ही होंगे कि डबल इंजन की सरकार में 70 वर्षों की अपेक्षा में, तुलना में, चाहे प्रथम सीडीएस जनरल रावत हों, अजीत डोभाल साहब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में हो, या लोहनी साहब जो हैं वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो, या मसूरी के हमारे अनिल भट्ट जी जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए, अब डीजीएमओ बनाए गए, ऐसे 14-15 नाम हैं जिनको बीजेपी की, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के इर्द गिर्द सेवानिवृत्ति के बाद देश के, राष्ट्र के हित में उनके योगदान को पहचाना है और उनको सम्मान दिया है। तो ये काम आज तक तो कभी नहीं हुआ। तो इसलिए अनेक ऐसे कारण हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नायक के रूप में, एक आदर्श राजनीतिक दल के रूप में लोगों को स्वीकार्य है। फिर चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित माहौल हो, धारा 370, कश्मीर का मसला हो, क्यों ना लगे धारा 370, और क्यों ना हिंदुस्तान में राम मंदिर का निर्माण हो। तो अनेक ऐसे इश्यूज हैं। और तुष्टीकरण क्यों हो, क्यों हो, मैं आता हूं। आपने कहा है राम मंदिर की बात करी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करी है, वो भी मैंने मान लिया। अटल जी की बात करी है, वो भी मैंने मान लिया। लेकिन 21 साल के जो उत्तराखंड का हुआ है, उसमें भू कानून का मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा था चुनाव से पहले। और आपको भी पता होगा, दीनदयाल उपाध्याय पार्क के बिल्कुल बगल में एक बस स्टॉप पे वादा किया गया था भू कानून लाने का। कहां गया भू कानून? बहुगुणा जी,
जी। बिल्कुल सच बात है ये, और मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये सीमावर्ती राज्य जिसकी सीमाएं चीन नेपाल से लगी है, सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील ये राज्य है। कई बार चाइना के फौजी यहां घुसने का प्रयास करते रहे हैं पिछले 3-4 दशकों में, और अभी भी कभी ना कभी साल भर में आता है कि वहां देखे गए हैं। तो इस प्रदेश में पलायन की रफ्तार अन्य प्रदेशों के मुकाबले, संवेदनशील राज्य में और प्रदेशों के मुकाबले बहुत अत्यधिक बड़ी है। पलायन हुआ है, और बहुत जरूरी है कि यहां एक सशक्त भू कानून, जो कि जिसको हम एक डंडे के हिसाब से नहीं कह सकते कि भू कानून चाहिए, एक सशक्त भू कानून जिससे उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, जो यहां के रहवासी हैं, उनको इसका लाभ हो, उनकी जमीनें सुरक्षित रहें। इस पर काम होना ये एक चूक मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देरी हुई है, और ये देरी उचित नहीं थी। इस पर मैं आप अपनी ओर से कह सकता हूं, पार्टी भी गंभीर है। किन परिस्थितियों में ये सब कुछ नहीं हो पाया, उन परिस्थितियों में गौर करने की आवश्यकता है। और 10 मार्च के बाद जब पिटारा खुलेगा, उससे पहले ही 10 मार्च और ये जो आज का दिन है, हम इसके बीच में ही अपने यहाँ शीर्ष लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, कोई एक्टिविस्ट के रूप में भी है, इसको हमने करना है। ये ढील जो हो गई, ये इसको कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ ये क्यों हुई, ये सब ये पूछेंगे। आपका प्रश्न लाजमी है और ये होना चाहिए, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और मुझे लगता है कि अब तेजी से इस पर काम करेंगे। चलिए, एक मुद्दा और है जिसको कि फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कांग्रेस ने भी किया है और भाजपा ने भी किया है। वह मुद्दा है गैरसैंण का। ईमानदारी से अगर हम बात करें जुगरान जी, तो कांग्रेस ने भी फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया है, भाजपा भी इस्तेमाल कर रही है। पिछले 21 सालों में हम अपनी राजधानी एक नहीं दे पा रहे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? 2022 के चुनाव हो चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि हम सब लोगों को ज्ञात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी डिक्लेयर किया, बजट एलोकेशन भी किया, और हमारे 2017 के चुनाव घोषणा पत्र में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का ही उल्लेख और संकल्प था, जिस पर मोहर लगाई जनता ने और 57 विधायक दिए। हमने अपने घोषणा पत्र में किया गया वादा, संकल्प पूरा किया, और हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी पहला पड़ाव है। अब यह देखना है कि अगर आपको उसको स्थायी राजधानी बनाना है तो आप कितना समय और लेंगे, और अगर शब्द का उपयोग करूंगा, स्थायी राजधानी नहीं बनाना है तो आप गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना के गैरसैंण के 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ऐसा क्या करने जा रहे हैं? वो आईटी इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, एजुकेशन का हब हो, जड़ी बूटी के केंद्र हो, या जड़ी बूटी की इंडस्ट्री हो, या शोध के केंद्र बने, ऐसा क्या होने जा रहा है? तो उस पर देखना पड़ेगा। और अगर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनने पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो फिर वैकल्पिक राजधानी स्थायी कौन सी रहने वाली है? इसके पीछे मूल उद्देश्य यही है जो जनता कहती है कि गैरसैंण को राजधानी बनाओ, क्योंकि जनता को ये लगता है, हमें भी लगता है कि 21 वर्षों में पहाड़ जैसी समस्याओं के समाधान के लिए पहाड़ के लोगों ने सड़क पर आकर शहादत देकर उत्तराखंड बनाया। तो पहाड़ जैसी समस्याओं का समाधान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन के रूप में 21 वर्षों में जब नहीं हो पाया, तो इसीलिए सबने कहा गैरसैंण को राजधानी बनाओ, तब विकास होगा। लेकिन जुगरान जी, ये सिर्फ कहने से नहीं हो रहा। 5 साल आपकी सरकार ने पूरे करे, हरीश रावत जी भी 5 साल पूरे कर चुके थे। मैं फुटबॉल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब भविष्य में क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा। अभी तो ये भी पता नहीं है कि सरकार किसकी आएगी, लेकिन जब 5 साल का वक्त था, तब क्यों नहीं उसको अस्थायी राजधानी बनाया गया? भाजपा ने क्यों उसको फिर छोड़ दिया? नहीं, आपका प्रश्न ठीक है, पर मैंने जैसे आपसे कहा ही कि त्रिवेंद्र रावत जी ने तीसरे वर्ष में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गैरसैंण को
ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि प्रथम पड़ाव है, प्रथम चरण है, यह डिक्लेयर करने का साहस दिखाया और उन्होंने उसको डिक्लेयर भी किया, बजट एलोकेशन भी किया। तो पर्वतीय क्षेत्र में या गैरसैंण के अंदर स्थायी राजधानी बनाना इतना छोटा काम भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा काम भी नहीं है। तो हमको सबको थोड़ा धैर्य रखना ही पड़ेगा और आशा करते हैं कि यह सरकार पुनः भाजपा की जो पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, यह सरकार प्रथम संकल्प यही लेगी, स्पष्ट यही करेगी आने वाले समय के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में भी तो हमको 2024 में जाना है, इसलिए हमको स्थितियां बिल्कुल क्लियर करनी ही पड़ेंगी। चलिए, स्थितियां क्लियर करनी पड़ेंगी और आज जनता के तीखे सवालों के साथ हम बैठे हुए हैं रविंदर जुगरान जी के साथ। और रविंदर जुगरान जी भाजपा प्रवक्ता होने के अलावा राज्य आंदोलनकारी भी है, तो ये तीखे सवाल जारी रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रविंदर जुगरान जी, चकबंदी को लेके क्या आप सोचते हैं? 21 साल का उत्तराखंड हो गया और पहाड़ों में पलायन लगातार जारी है, लोग बाग परेशान हैं जंगली जानवरों से भी, और 21 साल के उत्तराखंड को आज तक चकबंदी भी नहीं मिल पाई है। मैं दोषी दोनों को ही मान रहा हूं, आप किसे दोषी मानते हैं और किसका बचाव करेंगे? नहीं, किसी का भी बचाव चकबंदी के इशू पे नहीं करेंगे। जो मेरी जानकारी में है, ये जो सरकार अभी अस्थायी सरकार के रूप में काम कर रही है, इस सरकार ने चकबंदी को लागू करने के लिए कुछ इनिशिएट किए, कुछ काम थोड़ा हुआ है, बड़ा काम नहीं हो पाया, थोड़ा काम हुआ है, लेकिन यह दोनों ही सरकारों का उत्तरदायित्व था कि पर्वतीय क्षेत्र में खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, बागबानों को प्रोत्साहित करने चकबंदी होनी चाहिए थी। लेकिन यह फेलियर एक दल, एक सरकार का नहीं कह सकते, यह दोनों ही सरकारों का फेलियर रहा है अब तक। और हमको पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी लागू करने के लिए एक 4 वर्षीय या 3 वर्षीय प्लान या 5 वर्षीय देना पड़ेगा। प्रथम चरण जो कि 1 वर्ष का हो, कम से कम हमको उत्तराखंड के अंदर अगर 90 विकास खंड हैं तो हमको ये 1 साल में कम से कम 15 विकास खंड के अंदर चकबंदी लागू करके धरातल पे दिखा के, नक्शा, आकार, सब कुछ कैसे होगी, कैसे करेगा, क्या होगा, उसके लाभ क्या होंगे, इसमें चूक हुई है, निश्चित रूप में चूक हुई है। और इसका खामियाजा ये हो रहा है कि पलायन के लिए, सब वो छोटी मोटी नौकरी के लिए अभिशप्त हैं पहाड़ के युवक युवतियां, और गांव भी खाली हो रहे हैं। तो हमको अब ये करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो हमको पछताना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा। आज वो सवाल लेके आपके लिए आ रखा हूं जो ज्वलंत हैं और पिछले 21 सालों से मुंह फाड़े खड़े हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों इन सवालों से भागती है। और आज हम धन्यवाद भी देंगे रविंदर जुगरान जी का कि वो बड़ी बेबाकी से और बड़ी ईमानदारी से इन चीज़ों को स्वीकार भी कर रहे हैं। रविंदर जुगरान जी, 2026 या 27 में परिसीमन भी होना है। अगर परिसीमन की बात करें तो कई विधानसभाएं ऐसी हैं जो रायपुर है, वो रायपुर में नहीं है, डोईवाला है, डोईवाला में नहीं है, धर्मपुर है, धर्मपुर में नहीं है। नेताओं ने अपने अपने सुविधा अनुसार परिसीमन को चिन्हित किया है। आपको क्या लगता है कि परिसीमन की जो परिभाषा है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो कम से कम उत्तराखंड को उसका लाभ हो? अभी तो नेताओं की पैरवी कर रहा है परिसीमन। उत्तराखंड नेताओं के लिए नहीं बना है। उत्तराखंड सीमांत राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत अति संवेदनशील राज्यों की श्रेणी में आता है, जिसके बॉर्डर चाइना और नेपाल से लगे हैं। पहाड़ का प्रतिनिधित्व कम होना खतरे की घंटी होगा। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, देश के अंदर हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, गोवा, दमन दीव, पांडेचेरी हो या कोई भी राज्य हो, परिसीमन का आधार विशिष्ट भौगोलिक विषम परिस्थितियां, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, माइनॉरिटी, ये सब चीजें होती हैं। और देश के अन्य पर्वतीय राज्यों में जिस प्रकार से परिसीमन किया गया है, हम उसी परिसीमन के लिए कटिबद्ध हैं और पार्टी भी उसी लाइन पे करेगी। कोई उत्तराखंड पाकिस्तान में नहीं है,
उत्तराखंड चाइना में नहीं है, उत्तराखंड हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान के अंदर परिसीमन के जो कायदे कानून मानक हैं वही उत्तराखंड में भी लागू होने चाहिए। हमने जब शुरू में उत्तराखंड बना था तो लिंगदो साहब जो हैं वो क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले थे, नॉर्थ ईस्ट के, और उनकी पत्नी उत्तराखंड की ही रहने वाली थी, तो मेरे जैसे और अन्य संस्थाओं ने हमेशा उनको अप्रोच किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारा परिसीमन किया नवंबर 2000 में। और जो हमारी 22 विधानसभाएं थी उनको सीधे तिगुना करके 66 किया और 4 विधानसभाएं अलग दी 70। तो हम निश्चित रूप में परिसीमन खाली जनसंख्या के आधार पर नहीं हो सकता, इसके और भी आधार होंगे। वो क्षेत्रफल, विषम भौगोलिक परिस्थितियां, रीति रिवाज, खाना, बोली, भाषा, रहन सहन आदि आदि, जैसे कि पूरे नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 15,000 पे भी विधानसभा है, 15,000 पे भी विधानसभा है। जम्मू कश्मीर के अंदर 20,000 पे भी विधानसभा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 8,000 पे भी विधानसभा है। उत्तराखंड के अंदर क्यों नहीं हो सकती? तो हम लोग इसको बहुत गंभीरता, ईमानदारी से, पार्टी में विचार विमर्श भी होगा, इसको अभी से ही इसके बारे में विचार करना शुरू करेंगे। लेकिन जुगरान जी, जितनी ईमानदारी से और बेबाकी से आप ये बात करें, इन सब कामों के लिए सबसे पहले नियत चाहिए, उसके बाद नीति चाहिए। हमारे यहाँ तो पलायन आयोग जब बैठे हुए जो कर्मचारी लखनऊ से होते हैं, बरेली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से, वो आके बता रहे हैं पलायन आयोग कैसे काम कर रहा है। ऐसे ही अगर परिसीमन में अधिकारी लखनऊ से आगे, दिल्ली, मुंबई से आगे, वो क्या काम करेंगे? आपको नहीं लगता कि यहाँ का जो मूल निवासी है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है? रविंद्र जुगरान जी को ले लीजिए, इनको शामिल करते हैं पलायन आयोग में, इनको बनाते हैं कहीं परिसीमन में, तो मुझे लगता है अच्छा लाभ मिल सकता है। जुगरान जी, भोगना जी, आपकी, हमारी और उस प्रदेश के लोगों की चिंता हमेशा राष्ट्र के लिए रही है, भारत माता के लिए रही है। ये वो इलाका है पूरी दुनिया का या देश का, आबादी के अनुपात में अगर सबसे ज़्यादा शहादतें दी हैं तो उत्तराखंड के लोगों ने दी हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से लेके क्या कहते हैं 47 का युद्ध पाकिस्तान से, फिर 61, 65, 62, 71 IPKF का श्रीलंका, फिर जो है कारगिल युद्ध। हमारी शहादतें पूरे देश में सबसे ज़्यादा बलिदान गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा रेजिमेंट का है। आबादी के अनुपात में सबसे ज़्यादा शौर्य पदक हमने जीते हैं उत्तराखंड के लोगों ने, सबसे ज़्यादा सैनिक हम देते हैं, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं अधिकारी भी हम देते हैं। तो ये उत्तराखंड वो राज्य है जो कि हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ है। इसलिए लेकिन जुगरान जी, देते हम सब कुछ हैं, लेकिन मिलता कितना है हमें? राजधानी हमें मिल नहीं रही। तो मैं ये सब कह के यही बताने चाह रहा हूं कि ये परिसीमन भी जो है वो ठीक हो, क्षेत्रफल, विषम भौगोलिक परिस्थितियां, रीति रिवाज, बोली भाषा, खान पान, इस सब को समायोजन करना पड़ेगा, तभी जो है वो राष्ट्र के काम आएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों का, पर्वतीय लोगों का अगर प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा तो बॉर्डर में लोग नहीं रहेंगे, तो नेपाल और चाइना से जो प्रथम सैनिक के रूप में उत्तराखंडी वहां खड़ा होता है बंदूक लेके, रिपोर्टिंग करता है या खबरें देता है सेना को, वो कौन करेगा? इसलिए परिसीमन पे हमारी पैनी नजर है। और पार्टी, ये वही पार्टी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संचालित, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही भावराव देवरस जी जो हमारे संघ चालते, उन्हीं की ये परिकल्पना थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अलग उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। तो हमारी परिकल्पना हमेशा राष्ट्र के प्रति है। राष्ट्र के प्रति होने के कारण हम इस सीमा के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर परिसीमन को भी दोनों आधार माने जाएंगे। जहां जनसंख्या की जरूरत है जनसंख्या, जहां क्षेत्रफल, विषम भौगोलिक परिस्थिति है, दोनों ही आधार इसको मानेंगे। लेकिन हम पर्वतीय क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व कम नहीं होने देंगे, कम नहीं होने देंगे। अंत में जाते जाते क्या लग रहा है, ये सारे जो सवाल मैंने आप पे दागे हैं और आपने उनका बेबाकी से और ईमानदारी से जवाब दिया है, क्या इस 5 साल में पूरे हो पाएंगे या इसके लिए और 5-10 साल और चाहिए सरकार को या भाजपा को? नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब तो फिर अगर ये नहीं हो पाएंगे या इनको हम 50% भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे या इनको प्रारंभ नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो जो है मेरा केवल यही नारा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हम कुछ नहीं अपने लिए मांगेंगे, हम केवल इन इश्यूज पर ही एक सहमति बनाने का प्रयास करेंगे कि हम कम से कम इन 5 वर्षों में ये जो सारी चीजें, इसमें से हम 50% इनकी शुरुआत तो कर दें, वो दिखने लगे लोगों को कि ये काम हो रहा है। अब जैसे कितना अच्छा है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग लेन लाइन
पहुंच रही है तो लोगों को स्टेशन बनते हुए दिख रहे हैं। ऋषिकेश में, ब्यासी में, आगे श्रीनगर में तो लोगों को फटी आंखों से काम हो रहा है। चारधाम रोड बन गई ऑल वेदर तो दिख रही है। तो ऐसे ही ये काम भी 5 वर्ष के अंदर दिखने चाहिए, तभी पब्लिक विश्वास करेगी। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुगुणा जी आपका भी कि आपने सवाल दागे नहीं है, ये उत्तराखंड की पीड़ा है। आपने उत्तराखंड की पीड़ा और राष्ट्र की पीड़ा को आगे रख के मुझसे बात करी है और मैंने कोशिश करी है कि इसका सही प्रत्युत्तर मैं दे सकूं। रविंदर जुगरान जी, ये सवाल मैंने इसलिए उठाए हैं कि यही वो ज्वलंत मुद्दे थे जो चुनाव से ठीक पहले लोग इनको लेके आंदोलन कर रहे थे। इसके अलावा और बहुत सारे के मुद्दे थे। उपनल वाले परेशान थे, पुलिस ग्रेड पे को लेके 4600 ग्रेड पे लेके पुलिस की महिलाएं लगातार रोडों पे थी, उनके भी काम नहीं हो पाए। स्वास्थ्य कर्मी, मनरेगा कर्मी, पीडब्ल्यूडी कर्मी, सारे लोग, क्या महिलाएं क्या पुरुष, सभी लोग सड़कों पर थे। उम्मीदें बहुत हैं लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा हैं। तो लगातार इन सवालों का पीछा हम करते रहेंगे, इन मुद्दों का पीछा करते रहेंगे और रविंदर जुगरान जी को याद दिलाते रहेंगे कि आपने कुछ कमिटमेंट किए थे। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी।